तो चलिए आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक की। अशोक की कहानी हम सब ने कभी ना कभी सुनी है ना? लेकिन आज हम उन पन्नों को पलटेंगे जो बताते हैं कि आखिर एक बेहद खूंखार और निर्दयी विजेता अचानक शांति का सबसे बड़ा दूत कैसे बन गया। ये सिर्फ इतिहास का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि इंसान के हृदय परिवर्तन की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जरा सोचिए, ऐसा क्या हुआ होगा जिसने एक अजेय और सर्वशक्तिमान सम्राट को हमेशा के लिए युद्ध छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मतलब, आमतौर पर जब कोई राजा कोई बहुत बड़ा युद्ध जीतता है तो उसकी महत्वाकांक्षा और बढ़ जाती है, उसे और जमीन चाहिए होती है। लेकिन यहाँ तो पूरी बाजी ही पलट गई। एक इतनी बड़ी और ऐतिहासिक विजय प्राप्त करने के ठीक बाद हमेशा के लिए अपनी तलवार म्यान में रख देना, इसके पीछे का मनोविज्ञान सच में हैरान करने वाला है। और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह थी ये खौफनाक संख्या, 1 लाख। जी हाँ, 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध की ये वो रत्नरंजित सच्चाई है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ऐतिहासिक स्रोतों और खुद अशोक के शिलालेखों के मुताबिक इस भयंकर युद्ध में 1 लाख कलिंग सैनिक मारे गए थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती, करीब 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया या उन्हें निर्वासित कर दिया गया। जरा इस तबाही के पैमाने की कल्पना कीजिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये वो भयानक विनाश था जिसने एक बेहद शक्तिशाली इंसान की रूह को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे पहले पड़ाव की, चंडाशोक से धर्माशोक तक का सफर, यानी एक पत्थर दिल का पूरी तरह से बदल जाना। इस भयंकर तबाही और रक्तपात के बीच से एक बिल्कुल नए युग का जन्म हुआ। 13वें प्रमुख शिलालेख के ये शब्द आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। इसमें लिखा है, अब देवताओं के प्रिय को कलिंग पर विजय प्राप्त करने का गहरा पछतावा है, क्योंकि ये विजय कोई विजय नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या कहानी नहीं है, ये खुद उस सम्राट का पहला ऐतिहासिक प्रमाण है। पत्थरों पर हमेशा के लिए उकेरी गई ये लाइनें इस बात का पक्का सबूत हैं कि अंदर ही अंदर अशोक पूरी तरह टूट चुके थे। एक विजेता का खुद अपनी ही जीत को ऐसे नकार देना, सच में इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब इस बदलाव की समयरेखा को देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सब रातों रात नहीं हुआ था। राज्याभिषेक के 8वें साल में कलिंग युद्ध होता है। उसके बाद 10वें साल में वो बोध गया जाते हैं और बौद्ध मार्ग अपना लेते हैं। 12वें साल तक आते आते उन्होंने चट्टानों पर धम्म के संदेश लिखवाना शुरू कर दिया था, और 20वें साल में तो उन्होंने लुम्बिनी जाकर उस पूरे गांव को ही करमुक्त घोषित कर दिया। तो साफ है कि ये कोई पल भर का भावुक फैसला नहीं था, बल्कि ये जीवन भर का एक अटूट संकल्प बन चुका था। तो अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, अशोक के ऐतिहासिक शिलालेख, जो उस जमाने का जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा साधन थे। अपने इस धम्म के विचार को सीधे अपनी प्रजा तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो एक बेहतरीन कदम था। पूरे साम्राज्य में चट्टानों और खंभों पर उन्होंने अपने संदेश उकेरे, और कमाल की बात देखिए, ये सब बहुभाषी थे। अपनी अलग अलग तरह की जनता से जुड़ने के लिए उन्होंने प्राकृत, अरामाइक और यूनानी भाषाओं का इस्तेमाल किया। पूरब के हिस्सों में ब्राह्मी लिपि तो उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी लिपि। अफगानिस्तान के कंधार में तो बकायदा एक ऐसा शिलालेख मिला है जो यूनानी और अरामाइक दोनों में है। मतलब वो चाहते थे कि उनका संदेश हर इंसान को बिल्कुल उसकी अपनी भाषा में समझ आए। है ना कमाल की दूरदृष्टि। अशोक का प्रशासन सच में अपने समय से सदियों आगे था। दूसरे शिलालेख में तो इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अलग अलग चिकित्सा सुविधाओं की बात कही गई है। सड़कों पर हर आधे मील पर कुएं खुदवाना, छायादार पेड़ लगवाना, और तो और शाही रसोई में जानवरों के कटने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना। ये सब क्या बताता है? यही कि राज्य द्वारा फंड की जाने वाली पशु चिकित्सा और पर्यावरण को बचाने जैसे विचार, जिन पर हम आज चर्चा करते हैं, वो भारत में 2000 साल पहले ही जमीनी स्तर पर लागू हो चुके थे। इसे हम तलवार बनाम धम्म कह सकते हैं। ये अशोक की पुरानी क्रूर नीति और उनकी नई सोच के बीच का सबसे बड़ा और स्पष्ट अंतर था। जबरदस्ती, हिंसा और खून खराबे से अपनी सीमाएं बढ़ाने के बजाय उन्होंने इंसानियत, नैतिक कर्तव्य और धार्मिक सहिष्णुता से लोगों के दिलों को जीतने का रास्ता चुना। इसी शांतिपूर्ण नीति को उन्होंने धम्म विजय का नाम दिया। और एक और बहुत बड़ा भ्रम यहाँ टूटता है कि प्राचीन भारत दुनिया से कटा हुआ था। बिल्कुल नहीं। अशोक के 13वें प्रमुख शिलालेख में भूमध्य सागरीय दुनिया के इन 5 यूनानी राजाओं का जिक्र है, जहां उन्होंने शांति और धम्म के प्रचार के लिए अपने दूत भेजे थे।
सीरिया के एंटियोकस से लेकर मिस्र के टॉलमी तक अशोक की विदेश नीति शांतिपूर्ण कूटनीति का एकदम सटीक और वैश्विक उदाहरण थी। वो सच में एक प्राचीन युग के ग्लोबलिस्ट थे। चलिए अब इस विश्लेषण के तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मौर्य अर्थव्यवस्था, वो मजबूत आधार जिसने इतने विशाल साम्राज्य को टिकने की ताकत दी। जाहिर है, इतने बड़े साम्राज्य को चलाने और ऐसे शानदार लोक कल्याण के काम करने के लिए एक बेहद सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की जरूरत थी। उस वक्त कृषि ही अर्थव्यवस्था और राज्य की आय की रीढ़ थी। जमीन बहुत उपजाऊ थी, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि राज्य यानी सरकार खुद भी खेती करवाती थी। जो जमीन सीधे राज्य के नियंत्रण में थी उसे सीता भूमि कहा जाता था, और इस जमीन का कड़ा मैनेजमेंट देखने वाले विशेष अधिकारी को सीताध्यक्ष कहते थे। ये एक बहुत ही केंद्रित और व्यवस्थित प्रणाली थी। खेती के अलावा उद्योग और व्यापार भी काफी उन्नत थे, और कर वसूलने का सिस्टम बहुत ही स्पष्ट था। देशी वस्तुओं पर 5% और आयातित वस्तुओं पर 10% कर लगता था। इतना ही नहीं, शराब, हथियार बनाना, खदानों की खुदाई और सिक्के ढालने जैसे कई अहम उद्योगों पर तो सिर्फ और सिर्फ राज्य का ही एकाधिकार था। यही वो मजबूत आर्थिक ढांचा था जिसने उस स्वर्णिम युग को असल में मुमकिन बनाया। तो इस ऐतिहासिक सफर के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या सच्ची अमरता तलवार के दम पर जमीनों को जीतकर मिलती है, या फिर धम्म, शांति और सहिष्णुता के जरिए लोगों के दिलों पर राज करके? सम्राट अशोक की ये कहानी इतिहास की किसी पुरानी किताब का महज एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर सत्ता और महानता का असली अर्थ क्या है। अगली बार तक के लिए इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।